हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्राणी शास्त्र। आज हम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के अंतर्गत बीएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी परीक्षा 2025 के अंतर्गत परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। बीएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी का जो शीर्षक है वो है लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑन एनिमल किंगडम। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का सेमेस्टर 1 जूलॉजी का जो पाठ्यक्रम है वह 4 इकाइयों पे विभाजित है। यूनिट 1 के अंतर्गत जो चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित है और इसी तरह से क्रमशः यूनिट 2 के अंतर्गत जो चैप्टर सम्मिलित हैं उनका भी विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया गया है। यूनिट 3 के जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ प्रदर्शित हैं और इसी तरह से यूनिट 4 के चैप्टर भी विस्तार से यहाँ पर दिए गए हैं। इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही विद्यार्थी को अध्ययन और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करना आवश्यक होता है। परीक्षा पर चर्चा के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं वो मैं आप तक प्रेषित करना चाहता हूं। चूँकि पाठ्यक्रम नया है इसलिए इस पर बात करना अति आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण सुझाव इस तरह से हैं। पहला, यह पाठ्यक्रम नया है, अतः प्रत्येक टॉपिक का विस्तार से अध्ययन आवश्यक है और अध्ययन के समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट डाउन करना आवश्यक है। दूसरा, प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण लाइनों से ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे। तीसरा, प्रत्येक टॉपिक से बनाए गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ उनके सही उत्तर भी साथ साथ लिखते चलें। चौथा, प्रत्येक यूनिट के टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करें तथा जो एसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्न हैं उनकी तैयारी जरूर करें। पांचवा, निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों को निर्धारित समय सीमा में लिखकर अभ्यास करना आवश्यक है ताकि कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न एवं लघु उत्तरी या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये जो प्रश्न होते हैं ये कम समय में बेहतर अंक प्राप्त करने या स्कोर करने के अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन पेपर का जो स्कीम है या प्रश्न पत्र की जो योजना है वो इस तरह से है। इस प्रश्न पत्र के लिए कुल 3 घंटे का समय निर्धारित है और इसमें 70 अंक कुल हैं। प्रश्न पत्र का जो योजना है वो इस तरह से है। प्रश्न पत्र ये 2 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो प्रश्न क्रमांक 1 होगा इसमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी के सभी प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव प्रकार के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा और इनमें से सभी 10 प्रश्नों को हल करना आवश्यक है और इस तरह इस प्रश्न में कुल अंक होंगे 10। सेक्शन ए का जो प्रश्न क्रमांक 2 है इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न ये शॉर्ट आंसर प्रकार के होंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न में कुल 4 अंक होगा और सभी प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। इस तरह कुल अंक यहाँ पर हो जाएंगे 20। सेक्शन बी ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पार्ट होगा जिसमें प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 3 प्रश्न क्रमांक 3 ये यूनिट 1 से होगा। प्रश्न क्रमांक 4 यूनिट 2 से होगा। प्रश्न क्रमांक 5 यूनिट 3 से और प्रश्न क्रमांक 6 ये यूनिट 4 से होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रत्येक यूनिट से
2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों के बीच में इंटरनल चॉइस होगा, अर्थात 2 प्रश्न जो प्रत्येक यूनिट में पूछे जाएंगे उन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा। तो इस तरह यदि हम सेक्शन बी में देखें तो कुल 4 यूनिट में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे विथ इंटरनल चॉइस। ये जो प्रश्न होंगे सेक्शन बी के, ये सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, अर्थात निबंधात्मक होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 10 अंक होंगे और चूंकि प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न हल करना आवश्यक है, इस तरह कुल 4 प्रश्न हल करना होगा और प्रत्येक प्रश्न में 10 अंक हैं, इस तरह कुल अंक हो जाएंगे 40। तो यदि हम सेमेस्टर 1 जूलॉजी के प्रश्न पत्र में कुल अंक को देखें तो सेक्शन ए और सेक्शन बी को सम्मिलित करने पर यह प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा। यह प्रश्न पत्र की योजना है। आइए हम देखें प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा परीक्षा कक्ष में जो आपको मिलेगा वो किस तरह से होगा। पहला है सेक्शन ए। जो भी निर्देश होंगे वो ऊपर लिखे हुए होंगे कि आंसर फ्रॉम बोथ सेक्शन, दोनों सेक्शन से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए। द फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इज इंडिकेट मार्क। दाहिनी ओर जो अंक लिखे हुए हैं वो उस प्रश्न पत्र के अंक हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में पहला प्रश्न जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और यहाँ पर कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न इकाई 1, 2, 3 और 4 से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा और इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 में कुल अंक हो जाएंगे 10। इसी ए सेक्शन का जो दूसरा प्रश्न होगा ये शॉर्ट आंसर प्रकार का होगा और इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखना आवश्यक है और प्रत्येक प्रश्न में 4 नंबर होगा और कुल 5 प्रश्न को हल करने होंगे। तो इस तरह कुल अंक क्वेश्चन 2 में हो जाएंगे 20। प्रश्न क्रमांक 3 ये सेक्शन बी से होगा। तो सेक्शन बी में 4 प्रश्न होंगे जिनमें से प्रश्न क्रमांक 3, ध्यान देंगे ये सभी प्रश्न डिस्क्रिप्टिव प्रकार के होंगे और यहाँ पर क्वेश्चन 3 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल चॉइस है, अर्थात तीसरे प्रश्न में से या तो इसे हल करना है या फिर इसे हल करना है, ये चॉइस आपकी होगी। इसी तरह सेक्शन बी में प्रश्न क्रमांक 4 यह भी होगा। इसके अंतर भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे और दोनों में से एक प्रश्न को हल करना होगा। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5 यह यूनिट 3rd से होगा। इसमें भी 2 प्रश्न होंगे और इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा। और अंत में प्रश्न क्रमांक 6 यह यूनिट 4 से पूछा जाएगा और यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना आवश्यक होगा। तो इस तरह इस बी सेक्शन में 4 प्रश्न हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न में 10 नंबर हैं। तो इस तरह से कुल अंक बी सेक्शन में हो जाएंगे 40। तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो टोटल 70 नंबर का होगा। यह प्रश्न पत्र का प्रारूप है जो परीक्षा कक्ष में आपको मिलने वाला है। अब हम देखें परीक्षा की तैयारी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करें, लघु उत्तरी प्रश्नों के हिसाब से कैसे करें और ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए कैसे करें। इसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक यहाँ पर बना करके प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से संबंधित है। इस क्वेश्चन बैंक में हमने प्रत्येक यूनिट से चैप्टर के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। वो इस तरह से हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो रेड कलर से हमने जिस ऑप्शन को दर्शाया है ये इसका सही उत्तर है। पहला प्रश्न है बायोपोएसिस क्या है।
इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि पूर्व में भी हमने आपसे कहा कि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें इस तरह के विकल्प आपको मिलेंगे और इन विकल्प में से जो सही विकल्प होगा, जो सही उत्तर होगा, उसका चयन कर उसे आपको उत्तर पुस्तिका पे लिखना होगा। ध्यान रखेंगे, आपको यूनिट 1 में जैसे पहला प्रश्न और इसका उत्तर लिखना होगा सी, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 2, बायोकेमिकल जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये इसके ऑप्शन हैं एरिस्टोटल, वॉन हेल्महोल्ट्ज, सी लुईस पास्चर और डी है ओपेरिन हेल्डेन। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है डी। प्रश्न क्रमांक 3, दूसरे ग्रहों से जीवन का आगमन धरती पर हुआ, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? पैनस्पर्मिया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पेशल क्रिएशन या बायोजेनेसिस। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है पैनस्पर्मिया। प्रश्न क्रमांक 4, प्रोटीनॉइड, न्यूक्लियोप्रोटीन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अणुओं से बनी संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं बायोमॉलिक्यूल, कोजरवेट, प्रोकैरियोट सेल और कोकॉइड बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर है कोजरवेट। प्रश्न क्रमांक 5, मिलर यूरे ने अपने प्रयोग में किस गैस का उपयोग नहीं किया था? और जो विकल्प दिए गए हैं ये हैं अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑक्सीजन। प्रश्न क्रमांक 6, जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में जॉर्ज क्यूवियर द्वारा दिया गया सिद्धांत ये क्या कहलाता है? और इसके जो विकल्प हैं वो इस तरह से हैं कैटास्ट्रॉफिज्म, डार्विनिज्म, कॉस्मोजोइक और बायोजेनेसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है कैटास्ट्रॉफिज्म। प्रश्न क्रमांक 7, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्को रेडी, लेमार्क, लुई पास्चर और एरिस्टोटल। इस प्रश्न का सही जवाब है एरिस्टोटल। 8वां प्रश्न है प्रिमिटिव प्रोकैरियोट सेल क्या है? ऑप्शंस हैं आर्कीबैक्टीरिया, कोकॉइड बैक्टीरिया, कोजरवेट या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है आर्कीबैक्टीरिया। आइए इसी क्रम में हम और भी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, जॉर्ज लेमेट्री किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं ओपेरिन सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस या परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत या कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बिग बैंग सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 10, नेबुलर परिकल्पना 1734 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस हैं एमानुएल स्वीडेनबर्ग, सर जेम्स जीन्स, फ्रेड हॉयल एंड जॉल लेमेट्री। इस प्रश्न का सही जवाब है इमानुएल स्वीडेनबर्ग। प्रश्न क्रमांक 11, कीमो हिट्रोट्रॉफ के उदाहरण कौन हैं? ऑप्शंस हैं जंतु, फंगस, अनेक बैक्टीरिया या ये सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है सभी। प्रश्न क्रमांक 12, फोटो ऑटोट्रॉफ के उदाहरण हैं पहला साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और लास्ट है सभी। तो ये सभी के सभी फोटो ऑटोट्रॉफ के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 13, एंडोसिम्बियोटिक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? और विकल्प हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कीमोहिट्रोट्रॉफ और बैक्टीरिया। सही उत्तर है यूकैरियोट। प्रश्न क्रमांक 14, न्यूक्लिक एसिड कहलाता है डीएनए, आरएनए दोनों अर्थात ए और बी, और चौथा विकल्प है दोनों नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सी अर्थात
डीएनए और आरएनए, इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, कौन सा न्यूक्लिक एसिड डबल स्ट्रैंड होता है? और ऑप्शन है आरएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा दोनों और चौथा है दोनों नहीं। तो यहां पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डीएनए। अब हम आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में भी जो चैप्टर्स हैं उनसे ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं। पहला है नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और पेयर्ड गिल्स की उपस्थिति यह किसका लक्षण है? और विकल्प जो दिए गए हैं, इनवर्टिब्रेट, दूसरा कॉर्डेट, तीसरा दोनों और चौथा है कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कॉर्डेट। प्रश्न क्रमांक 2, सब फाइलम वर्टिब्रेटा का प्रमुख लक्षण है वर्टिब्रल कॉलम, लंग्स, फिन्स और पैर या लिम्स। तो इसका सही उत्तर है ए, वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति को आधार मान करके सब फाइलम वर्टिब्रेटा बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, इनवर्टिब्रेट का उदाहरण है अमीबा, ऑक्टोपस, प्रॉन या ये सभी। तो ये तीनों जो उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, ये तीनों उदाहरण इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सभी। प्रश्न क्रमांक 4, वर्टिब्रेट का उदाहरण है व्हेल, स्टारफिश, कोरल या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब है ए, व्हेल। प्रश्न क्रमांक 5, द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यह किसके द्वारा दिया गया? और ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं कार्ल मार्क्स, कैरोलस लीनियस, जॉर्ज लेमेट्री और एरिस्टोटल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कैरोलस लीनियस। फिर द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नामकरण में पहला नाम, ध्यान देंगे, पहला नाम किसका होता है? और विकल्प हैं स्पीशीज, जीनस, दोनों का या दोनों निरंतर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, जीनस। प्रश्न क्रमांक 7, जंतुओं का जो नामकरण है वह किसके अधिकार क्षेत्र में है? और विकल्प हैं ICBN, ICZN, IZCN और IBCN। इसका सही उत्तर है ICZNB। और प्रश्न क्रमांक 8, त्रिनाम पद्धति या ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नामकरण में तीसरा नाम किसका होता है? इसके ऑप्शन हैं सब स्पीशीज, स्पीशीज, जीनस या कॉमन नेम। इसका सही उत्तर है सब स्पीशीज या उपप्रजाति। यूनिट 2 में और भी प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 9, ICZN का पूरा नाम क्या है? ये ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तीसरा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। प्रश्न क्रमांक 10, द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यह किसके द्वारा दिया गया? यहां पर जो विकल्प दिए हैं ये हैं हक्सले, स्ट्राइकलैंड, दोनों और कार्ल लीनियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दोनों, अर्थात हक्सले और स्ट्राइकलैंड ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रस्तुत किया था। प्रश्न क्रमांक 11, कोरल पॉलिप में पोषण या न्यूट्रिशन का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस हैं गैस्ट्रोजोआइड, गोनोजोआइड, डेक्टाइलोजोआइड या मेडुसा। इसका सही उत्तर है ए, गैस्ट्रोजोआइड।
प्रश्न क्रमांक 12, डेड मैन फिंगर्स किसका नाम है? उदाहरण यहाँ ऑप्शंस हैं मिलीपोरा, एल्सायोनियम, गोर्गोनिया और मेड्यूसा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, एल्सायोनियम। प्रश्न क्रमांक 13, कोरल पॉलिप में जो 8 टेंटिकल की उपस्थिति है वह किस कोरल की विशेषता है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजोवन, हेक्साकोरेलियन, ऑक्टोकोरेलियन और सभी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 8 टेंटिकल, ये विशेषता होती है सी, ऑक्टोकोरेलियन की। प्रश्न क्रमांक 14, किस कोरल का सामान्य नाम स्टिंगिंग कोरल है? ऑप्शंस हैं गोर्गोनिया, मिलीपोरा, एल्सायोनियम और फेबिया। इसका सही उत्तर है बी, मिलीपोरा। प्रश्न क्रमांक 15, प्रत्येक पॉलिप का कोरल क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं कोरेलाइट, कोरल स्टोन, कोरेलम और कोरल लीफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कोरेलाइट। प्रश्न क्रमांक 16, ऐंठन या टॉर्शन, ऐंठन या टॉर्शन किस मोलस्का जंतु में पाया जाता है? और ऑप्शंस हैं बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा और ऑक्टोपोडा। ध्यान देंगे इसका सही उत्तर होगा बी, गैस्ट्रोपोडा। प्रश्न क्रमांक 17, ऐंठन या टॉर्शन में गैस्ट्रोपोड मोलस्क जंतु का शरीर किस दिशा में घूमता है? और ऑप्शंस हैं ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर, तीसरा घड़ी की सुई की दिशा में और चौथा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। प्रश्न क्रमांक 18, ऐंठन या टॉर्शन में गैस्ट्रोपोड मोलस्क जंतु के शरीर में कौन सा भाग घूमता है? और विकल्प हैं कवच या शेल, दूसरा आंतरिक अंग या विसरण मांस, तीसरा ए और बी अर्थात दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, दोनों, क्योंकि टॉर्शन में उसका शेल या कवच और उसका विसरण मांस दोनों घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हैं, घूम जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 19, ऐंठन या टॉर्शन में गैस्ट्रोपोड मोलस्क जंतु की जो सिमिट्री है, सममिति है, वह बदलकर कैसी हो जाती है? और इसके विकल्प हैं असममित या एसिमेट्रिकल, दूसरा सममित या सिमेट्रिकल, तीसरा आरीय सममित या रेडियल सिमेट्रिकल और चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, एसिमेट्रिकल। प्रश्न क्रमांक 20, ऐंठन या टॉर्शन गैस्ट्रोपोड मोलस्क जंतु में कब होता है? और विकल्प हैं एम्ब्रियो या भ्रूण की अवस्था में, दूसरा लार्वा अवस्था में, तीसरा वयस्क अवस्था में और चौथा है किसी भी अवस्था में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, लार्वा, अर्थात ऐंठन या टॉर्शन ये लार्वल स्टेज पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रश्न 21, कैटाड्रॉमस माइग्रेशन या में जो प्रवास है वो किस दिशा पे होता है? और विकल्प हैं समुद्र से स्वच्छ जल की ओर, दूसरा स्वच्छ जल से समुद्री जल की ओर, तीसरा दोनों ओर और चौथा है गर्म जल से ठंडे जल की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, स्वच्छ जल से समुद्र की ओर या समुद्री जल की ओर। प्रश्न 22, एनाड्रोमस माइग्रेशन यह प्रवास किस दिशा पे होता है? और विकल्प हैं स्वच्छ जल से समुद्री जल की ओर, दूसरा समुद्र से स्वच्छ जल की ओर, तीसरा दोनों ओर और चौथा है ठंडे जल से गर्म जल की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, समुद्र से स्वच्छ जल की ओर। प्रश्न 23, सैल्मन मछली में प्रजनन के लिए किस प्रकार का माइग्रेशन होता है? और विकल्प हैं डायड्रोमस, कैटाड्रोमस,
ऑसिनोड्रामस और एनाड्रामस। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, एनाड्रामस। प्रश्न क्रमांक 24, ईल मछली, इसमें किस प्रकार का माइग्रेशन होता है? और विकल्प हैं डाइड्रामस, कैटाड्रामस, लेटिट्यूडनल या एनाड्रामस। तो सही उत्तर होगा बी, कैटाड्रामस। प्रश्न क्रमांक 25, स्टर्जन और हिल्सा मछली में किस प्रकार का माइग्रेशन होता है? ऑप्शंस हैं एनाड्रामस, आसिनोड्रामस, डाइड्रामस या फिर कैटाड्रामस। इसका सही उत्तर है ए, एनाड्रामस। प्रश्न 26, गोनेड, ध्यान से समझेंगे। गोनेड और प्रजनन अंगों का परिपक्व होना, मैच्योर होना मछलियों को किसके लिए प्रेरित करता है? और विकल्प हैं भोजन के लिए, आवास के लिए, पेरेंटल केयर के लिए या माइग्रेशन के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, माइग्रेशन या प्रवास। प्रश्न 27, बाई पेरेंटल केयर किसके द्वारा किया जाता है? और इसके विकल्प हैं फीमेल के द्वारा, मेल के द्वारा, मेल और फीमेल दोनों के द्वारा, और चौथा है किसी अन्य के द्वारा। प्रश्न का सही उत्तर है सी, दोनों के द्वारा, क्योंकि इस प्रकार के पेरेंटल केयर में मेल और फीमेल दोनों अपने अंडों या शिशुओं की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। प्रश्न 28, पेरेंटल केयर किन मछलियों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस हैं कम अंडे देने वाली, दूसरा ज़्यादा अंडे देने वाली, तीसरा बच्चे देने वाली, और चौथा है इन सभी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा कम अंडे देने वाली, क्योंकि जो कम अंडे देती हैं उन्हें अपनी संतति को आगे बनाए रखने के लिए उनकी सुरक्षा और देखभाल अर्थात केयर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 29, मरमेड पर्स द्वारा केयर किस प्रकार का पेरेंटल केयर है? ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा दोनों अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और चौथा है पैटर्नल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। प्रश्न क्रमांक 30, मरमेड पर्स द्वारा जो पेरेंटल केयर किया जाता है उसका उदाहरण है पहला काइमेरा, दूसरा कैट शार्क, तीसरा स्केट मछली, और चौथा है सभी के द्वारा अर्थात ए, बी और सी, सभी के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सभी के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 31, मछलियों में पेरेंटल केयर या पैतृक रक्षण के उच्चतम स्तर, हाईएस्ट लेवल को कौन प्रदर्शित करता है? और ऑप्शंस हैं ओविपेरिटी, दूसरा विविपेरिटी, ओविपेरिटी का मतलब अंडे देने वाले, विविपेरिटी शिशुओं को जन्म देने वाले, और सी दिया है दोनों अर्थात ए और बी, और चौथा है ओवोविविपेरिटी। इस प्रश्न का सही जवाब है विविपेरिटी या शिशुओं को जन्म देने वाली मछलियां। प्रश्न 32, किस मछली के मुख में ब्रूड पाउच के रूप में काम करता है? कौन से मछली का जो मुख है, माउथ है, वो ब्रूड पाउच के रूप में काम करता है? और ऑप्शंस हैं एरियस, दूसरा पाइप फिश, तीसरा तेलापिया, और चौथा है कॉमन कार्प। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलपिया। प्रश्न 33, कौन सी मछली शिशुओं को जन्म देती है अर्थात वह मछली विविपेरस है? और ऑप्शंस हैं स्कालियोडॉन, गैम्ब्यूसिया, स्वार्डटेल या ये सभी, ए, बी और सी, सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सभी, क्योंकि स्कालियोडॉन, गैम्ब्यूसिया और स्वार्डटेल ये विविपेरस होती हैं अर्थात शिशुओं को जन्म देती हैं। अब हम आते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में जो चैप्टर हैं उनसे जो सामान्य तौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से हैं। पहला, कौन सा फीमेल फ्रॉग
जलाशयों के उथले, नम एवं दलदल सतह पर गोलाकार मड नेस्ट या कीचड़ से नेस्ट बनाता है। और इसके विकल्प हैं हाइला फेबर, रेकोफोरस, डेस्मोग्नेथस या सेलामेंड्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हाइला फेबर। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा फ्रॉग लीफ नेस्ट बनाता है, पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए नेस्ट या घोंसला बनाता है? विकल्प हैं फाइलोमेड्यूसा, काइरोमेंटिस, हाइलोडस और चौथा विकल्प है ये सभी, अर्थात ए, बी और सी। प्रश्न का सही उत्तर है डी, ये सभी। प्रश्न 3, हाइला रेजिनफिट्रिक्स इनमें से कौन सा नेस्ट बनाती है, किस प्रकार का नेस्ट बनाती है? और विकल्प हैं मड नेस्ट, बबल नेस्ट, पेड़ों के गड्ढों पर नेस्ट और चौथा है शूट नेट, तनों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शूट नेस्ट। प्रश्न 4, कौन सी फीमेल अपने अंडों के चारों ओर कुंडलित होकर या कॉइल बना करके उसकी रक्षा करती है? और ऑप्शंस हैं इथियोफिस, एम्फ्यूमा, तीसरा दोनों अर्थात ए और बी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी अर्थात सी, दोनों। प्रश्न 5, मेल एलाइटिस फ्रॉग अपने अंडों की रक्षा कैसे करता है? मेल एलाइटिस फ्रॉग अपने अंडों की रक्षा कैसे करता है? और विकल्प हैं अगले पैरों पर अंडों को चिपकाकर या पिछले पैरों पर चिपकाकर, तीसरा गले पर चिपकाकर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पिछले पैरों पर चिपकाकर। प्रश्न 6, इनमें से कौन सा फ्रॉग अपने वोकल सैक को अपने अंडों की रक्षा के लिए ब्रूड पाउच की तरह उपयोग करता है? और ऑप्शंस हैं राइनोडर्मा, राइनोबैट्रेकस, तीसरा है दोनों अर्थात ए, बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी, दोनों अर्थात राइनोडर्मा और राइनोबैट्रेकस। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा फ्रॉग अपनी पीठ पर अंडों को रखकर उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है? ऑप्शंस हैं हाइला गोल्डी, फाइलोबैटिस, डर्मोफिस और रियोबैट्रेकस। प्रश्न का सही उत्तर है हाइला गोल्डी। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा फ्रॉग अपनी पीठ पर अपने टेडपोल को रखकर उन्हें अन्य जल स्रोत तक पहुंचाता है? इसके ऑप्शन हैं पैलोबैटिस, दूसरा फाइलोबैटिस, तीसरा दोनों अर्थात पैलोबैटिस और फाइलोबैटिस, और चौथा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्थात पैलोबैटिस और फाइलोबैटिस। यूनिट 3 के और भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं। प्रश्न क्रमांक 8, एम्फीबिया वर्ग के कुछ जंतु वयस्क अवस्था में भी लार्वा के लक्षण धारण किए रहते हैं और यह घटना कहलाती है? विकल्प है पीडोजिनेसिस, दूसरा ऑटोगेमी, तीसरा मेटामॉर्फोसिस और चौथा है नियोटेनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नियोटेनी। प्रश्न 9, इसको ध्यान से समझेंगे। नियोटेनी में होता है पहला, शारीरिक विकास में विलंब या डिले होना तथा प्रजनन अंगों का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास समय पर होना। दूसरा विकल्प है शारीरिक विकास समय पर तथा प्रजनन अंगों का विकास तेजी से होना। तीसरा, शारीरिक विकास समय पर तथा प्रजनन अंगों का विकास भी समय पर। और चौथा है शारीरिक विकास जल्दी और प्रजनन अंगों का विकास भी जल्दी। तो नियोटेनी का शाब्दिक अर्थ है उत्तर ए, शारीरिक विकास में विलंब होता है जबकि उसके प्रजनन अंगों का विकास ये समय पर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, एक्सोलोटर लार्वा क्या प्रदर्शित करता है?
ऑप्शंस हैं पीडोजिनेसिस, नियोटेनी, मेटामॉर्फोसिस या पेरेंटल केयर। प्रश्न का सही उत्तर है बी, नियोटेनी। प्रश्न 11, एक्सोलोटल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस स्थगित रहने का कारण इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं उसके आवास में भोजन की कमी या उसके आवास में जल की कमी, तीसरा उसके आवास में उच्च तापमान और चौथा है उसके आवास में आयोडीन की मात्रा में कमी। इनमें से जो सही उत्तर होगा वो है आयोडीन की मात्रा में कमी। और 12वां प्रश्न है आंशिक या पार्शियल नियोटेनी इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं बूफो वल्गेरिस, इक्थियोफिस, राना टिग्रीना या इन सभी में। प्रश्न का सही उत्तर है ए, बूफो वल्गेरिस। प्रश्न 13, नेक्ट्यूरस, सायरन, प्रोटियस इनमें किस प्रकार का नियोटेनी पाया जाता है? ऑप्शंस हैं पार्शियल या आंशिक नियोटेनी, दूसरा मध्य या इंटरमीडिएट नियोटेनी, तीसरा पूर्ण या टोटल नियोटेनी और चौथा है ए और बी दोनों प्रकार का। प्रश्न का सही उत्तर है सी, टोटल नियोटेनी। टोटल नियोटेनी में कभी भी मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है और यह एनिमल नियोटेनस फॉर्म पे आजीवन बना रहता है। प्रश्न क्रमांक 14, एक्सोलोटल लार्वा में किस प्रकार का नियोटेनी पाया जाता है? ऑप्शंस हैं आंशिक नियोटेनी, दूसरा इंटरमीडिएट नियोटेनी, तीसरा टोटल नियोटेनी और चौथा है बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंटरमीडिएट या मध्य नियोटेनी, क्योंकि एक्सोलोटल लार्वा में जो नियोटेनस अवस्था होती है वो अस्थायी होती है। जैसे ही इसे उचित अवस्थाएं मिलती हैं ये मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरकर वयस्क में बदल जाता है। इसलिए इस प्रकार की नियोटेनी को कहा जाता है इंटरमीडिएट या मध्य नियोटेनी। प्रश्न क्रमांक 15, एम्फीबिया के लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया शरीर में, ध्यान देंगे, थायरॉक्सिन एवं कैल्सिटोनिन हार्मोन के किस स्तर पर होगी? हार्मोन का लेवल कैसा होगा वो बताना है। ऑप्शंस हैं थायरॉक्सिन का लेवल उच्च या हाई होना चाहिए, दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन का लेवल हाई होना चाहिए, तीसरा थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल लो या निम्न होना चाहिए और है कैल्सिटोनिन हार्मोन का लेवल लो या निम्न होना चाहिए। यहां ध्यान देंगे इसका उत्तर है ए, थायरॉक्सिन का लेवल हाई होगा तभी एम्फीबिया के लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रश्न क्रमांक 16, यदि सर्प की पूंछ या टेल यह चपटी है, लेटरली कंप्रेस्ड है और पतवार की तरह है तो वह कौन सा सर्प होगा? विकल्प हैं जलीय और विषहीन, दूसरा समुद्री विषहीन, तीसरा जलीय विषैला और चौथा है समुद्री विषैला। सही उत्तर है डी, समुद्री विषैला, मेरीन पॉइजनस या वेनेमस। क्वेश्चन 17, यदि सर्प के हेड स्केल्स, सिर में पाए जाने वाले जो शल्क हैं, छोटे हैं तथा सिर का आकार तिकोना है तो वह सर्प इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं वाइपर, कोबरा, कोरल स्नेक या करेत। सही उत्तर है ए, वाइपर। प्रश्न 18, सर्प के आंख और नॉस्ट्रिल नासस छिद्र के मध्य यदि लोरियल पिट अनुपस्थित है, साथ ही उसका जो सब कॉर्डल स्केल है वो डबल है तो वह इनमें से कौन सा सर्प होगा? ऑप्शंस हैं पिटलेस वाइपर, पीट वाइपर, रसल वाइपर या एकिस कैरिनेटा। इसका सही उत्तर है सी, रसल वाइपर। प्रश्न 19, सर्प की रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित स्केल्स यदि अष्टकोणीय हैं, हेक्सागोनल हैं तो वह सर्प इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं कोबरा, वाइपर, पाइथन या अजगर और करैत।
सही उत्तर है डी करैत। प्रश्न 20, सर्प की तीसरी सुबियालेबियल स्केल और उसके आंख और नाक छिद्र को स्पर्श करती है तो वह कौन सा सर्प होगा? ऑप्शंस हैं कोबरा, करैत, कोरल सर्प या सैंड बोआ। प्रश्न का सही उत्तर है कोबरा, जिसको हम नाजा भी कहते हैं। प्रश्न 21, सर्प की चौथी सुप्रालेबियल स्केल यह यदि सबसे बड़ी है तथा रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित स्केल्स ये भी हेक्सागोनल षटकोणी है तो वह कौन सा सर्प होगा? ऑप्शंस हैं कोबरा, हाइड्रोफिश, करैत या वाइपर, और इसका सही उत्तर है डी वाइपर। प्रश्न 22, सर्प की विष ग्रंथि किसका मॉडिफिकेशन या रूपांतरण है? और विकल्प है म्यूकस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इसी को पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं, तीसरा स्वेट ग्लैंड और चौथा है सिबेशियस ग्लैंड। इसका सही उत्तर है बी सलाइवरी ग्लैंड। प्रश्न 23, सर्प के जो विषदंत हैं, फैंग हैं, वो किससे विकसित होते हैं? ऑप्शंस हैं प्री मैक्सिला, दूसरा मैक्सिला, तीसरा पैलेटाइन और चौथा क्वाड्रेट। सही उत्तर है बी मैक्सिला। प्रश्न 24, सर्प का जो दंश उपकरण या बाइटिंग अपरेटस है वह इनमें से किससे बनता है? ऑप्शंस हैं विष ग्रंथि, विष नलिका, दूसरा विष दंत और विष नलिका, तीसरा विष दंत या फैंग और चौथा है विष ग्रंथि, विष नलिका और विष दंत। इसका सही उत्तर है डी विष ग्रंथि, विष नलिका और विष दंत, ये मिलकर सर्प का बाइटिंग अपरेटस या दंश उपकरण बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, विष दंत के भीतर उसके आधार से लेकर, बेस से लेकर उसके सिरे तक एक पतली कैनाल स्थित होती है, इस प्रकार का विषदंत क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए ग्लाइफस, सोलेनोग्लाइफस, प्रोटीरोग्लाइफस या अपिस्थोग्लाइफस। इसका सही उत्तर है बी सोलेनोग्लाइफस। प्रश्न क्रमांक 26, कौन सी पेशी बाइटिंग मैकेनिज्म में भाग नहीं लेती है? ऑप्शंस हैं डाइगैस्ट्रिक, टेम्पोरेलिस, स्फिनोटेरिगॉइड और पेराइटल। इसका सही उत्तर है डी पेराइटल। यह पेशी कभी बाइटिंग मैकेनिज्म में हिस्सा नहीं लेती है। प्रश्न क्रमांक 27, कौन सा विषदंत स्थायी रूप से या परमानेंटली इरेक्ट होता है, खड़ा रहता है और इसे मोड़कर नहीं रखा जा सकता? इसके ऑप्शंस हैं अपिस्थोग्लाइफस, प्रोटीरोग्लाइफस, सोलेनोग्लाइफस और चौथा है ए और बी अर्थात अपिस्थोग्लाइफस और प्रोटीरोग्लाइफस दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अर्थात ए और बी, ये परमानेंट इरेक्ट होते हैं, इन्हें मोड़ करके मुख के अंदर नहीं रखा जा सकता है। प्रश्न 28, कौन से सर्प का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है? ऑप्शंस हैं वाइपर, कोबरा, करैत और चौथा है बी और सी अर्थात कोबरा और करैत। इसका सही उत्तर है डी अर्थात बी और सी। प्रश्न क्रमांक 29, कौन से सर्प का विष हीमोटॉक्सिक होता है? ऑप्शंस हैं वाइपर, कोबरा, करैत और पाइथन। इसका सही उत्तर है ए वाइपर। अब हम आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में जो चैप्टर हैं उनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से निर्मित हो सकते हैं। पहला, पक्षी उत्कृष्ट सरीसृप या रेप्टाइल हैं, यह जो कथन है वह किसका है? अर्थात बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, यह किसने कहा था? ऑप्शंस हैं विलियम हक्सले, टी एच हक्सले, थॉमस मॉर्गन या अर्नेस्ट मायर। इसका सही उत्तर है बी टी एच हक्सले। दूसरा, प्रश्न 2, उड़ सकने वाले या फ्लाइंग बर्ड्स को किसके अंतर्गत रखा गया है?
और विकल्प हैं पक्षी वर्ग में, रेटाइटी में, कैरिनेटी में या फ्लाइंग बर्ड्स में। इसका सही उत्तर है कैरिनेटी। प्रश्न 3, पक्षियों में उड़ान भरने के लिए उनकी हड्डियां कैसी होती हैं? ऑप्शंस हैं पहली खोखली, दूसरी ठोस, तीसरी भारी और चौथा है कॉम्पैक्ट या सघन। इसका सही उत्तर है ए, खोखली। प्रश्न 4, पक्षियों के श्वसन अंग होते हैं। ऑप्शंस हैं एयर सैक्स, दूसरा लंग्स, तीसरा एयर सैक युक्त लंग और चौथा है गिल। इसका सही उत्तर है सी, एयर सैक युक्त लंग। प्रश्न 5, सरीसृप या रेप्टाइल और पक्षियों के बीच की लिंक या कड़ी है। ऑप्शन है आर्क्योप्टेरिक्स, स्फिनोडॉन, लेटिमेरिया और पेरिपेटस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आर्क्योप्टेरिक्स। प्रश्न 6, पक्षियों में कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम की 16 हड्डियां, ध्यान देंगे 16 हड्डियां आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? और इसका विकल्प है फ्यूज्ड थोरेसिक, दूसरा पाइगोस्टाइल, तीसरा सिनसैक्रम और चौथा है फर्कुला। सही उत्तर है सी, सिनसैक्रम। प्रश्न 7, पक्षियों में पेक्टोरल गर्डिल में कौन सी बोन, ध्यान रखेंगे कौन सी बोन या कौन सी हड्डी ये अनुपस्थित होती है? ऑप्शंस हैं कोराकॉइड, स्केपुला, सुप्रास्केपुला या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, सुप्रास्केपुला। पक्षियों के पेक्टोरल गर्डिल में सुप्रास्केपुला नाम की जो बोन है या हड्डी है वो अनुपस्थित होती है। 8वां, फोरामेन ट्रायोजियम किसके बीच बना छिद्र है? ऑप्शंस हैं कोराकॉइड और स्केपुला, दूसरा कोराकॉइड, स्केपुला और सुप्रास्केपुला, तीसरा कोराकॉइड, स्केपुला और क्लेविकल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, कोराकॉइड, स्केपुला और क्लेविकल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, उड़ने वाले पक्षियों के डैनों पर लगे जो फेदर्स हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शंस हैं रेमिजेस, दूसरा रेक्ट्राइसेस, तीसरा फिलोप्लूम और चौथा है डाउन फेदर्स। तो सही उत्तर है रेमिजेस। प्रश्न 10, उड़ने वाले पक्षियों में, फ्लाइंग बर्ड्स में कौन सी ओवरी अनुपस्थित होती है? ऑप्शंस हैं लेफ्ट या बाईं, राइट या दाहिनी, तीसरा दोनों राइट और लेफ्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, दाहिनी या राइट। उड़ने वाले पक्षियों में जो राइट ओवरी होती है और ओविडक्ट होती है यह अनुपस्थित होती है। 11वां, उड़ने वाले पक्षियों के उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शंस हैं किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, यूरिनरी ब्लैडर। प्रश्न 12, न उड़ सकने वाले पक्षी को किसके अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शंस हैं रेटाइटी, कैरिनेटी, पक्षी वर्ग और फ्लाइटलेस बर्ड। तो सही उत्तर है ए, रेटाइटी। प्रश्न 13, उड़ानहीन पक्षी इनमें से कौन है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, कीवी या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, सभी। प्रश्न 14, उड़ानहीन पक्षी का लक्षण है, जो पक्षी उड़ नहीं सकते उनका इनमें से कौन सा लक्षण है? ऑप्शन इस तरह से हैं पंखों का छोटा होना, दूसरा हड्डियों का भारी होना, तीसरा उनके जो फेदर्स हैं उनका वायुरोधी न होना और चौथा है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। प्रश्न 15, पेरोनियस मीडियस, गैस्ट्रोनेमियस, फ्लेक्सर परफोरेंस
एक्सटेंसर मसल्स, ये सब क्या हैं? ऑप्शंस हैं उड़ान पेशियां या फ्लाइट मसल, दूसरा पर्चिंग मसल्स, तीसरा हृदय या कार्डियक मसल, और चौथा है विशेष प्रकार की पेशियां। इसका सही उत्तर है पर्चिंग मसल्स हैं ये। प्रश्न 16, पर्चिंग के लिए सामने की 3 उंगलियों का नियंत्रण, ध्यान देंगे, सामने की 3 उंगलियों का नियंत्रण कौन सी मसल करती है? और ऑप्शंस हैं पेरोनियस मीडियस, गैस्ट्रोनीमियस, तीसरा फ्लेक्सर परफोरेंस, और चौथा है ए और बी, अर्थात पेरोनियस मीडियस और गैस्ट्रोनीमियस। तो सही उत्तर है डी, ए और बी। प्रश्न 17, पर्चिंग के लिए पीछे की उंगली का नियंत्रण कौन सी मसल करती है? और ऑप्शन है पेरोनियस मीडियस, गैस्ट्रोनीमियस, फ्लेक्सर परफोरेंस या सभी। सही उत्तर है सी, फ्लेक्सर परफोरेंस। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18, आर्क्योप्टेरिक्स में किस किस जंतु के लक्षण मौजूद थे? ऑप्शंस हैं रेप्टाइल के लक्षण, पक्षी के लक्षण, स्तनधारी या मैमल के लक्षण, और चौथा है ए और बी, अर्थात रेप्टाइल और पक्षी के लक्षण। तो सही उत्तर है डी, अर्थात ए और बी दोनों। प्रश्न 19, आर्क्योप्टेरिक्स में कौन कौन सा लक्षण मौजूद था? इन लक्षणों को देखिए, शरीर पर फैदर्स या पंख, इनके चोंच पर दांत, तीसरा अग्रपाद या फोर लिम्ब में 3 नखर युक्त उंगलियां, और चौथा है ये सभी। तो सही उत्तर है इसका डी, ये सभी लक्षण। प्रश्न 20, सरीसृप या रेप्टाइल की तरह अंडे देने वाले स्तनधारी मैमल क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं यूथीरिया, मेटाथीरिया, मोनोट्रीम्स या फ्लाइंग मैमल्स। इसका सही उत्तर है सी, मोनोट्रीम्स, क्योंकि मोनोट्रीम्स ही हैं जो अंडे देने वाले स्तनधारी जंतु हैं। प्रश्न 21, मोनोट्रीम्स का उदाहरण है? ऑप्शन कंगारू, दूसरा व्हेल, तीसरा डॉल्फिन, और चौथा है एकिडिना और डकबिल प्लेटिपस। यहां पर इसका सही उत्तर होगा डी, एकिडिना और डकबिल प्लेटिपस। प्रश्न 22, बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल पिन्ना अनुपस्थित होता है? ऑप्शंस हैं मोनोट्रीम्स, मेटाथीरिया, यूथेरिया या फ्लाइंग मैमल। तो बाह्य कर्ण या कान अनुपस्थित होते हैं ए, मोनोट्रीम्स में। प्रश्न 23, एकिडिना में पिछले पैर की दूसरी उंगली यह अपेक्षाकृत लंबी और मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड होती है, और इस उंगली को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं पहला स्पर, दूसरा स्पाइन, तीसरा टॉयलेट क्ला, और चौथा है नखर या क्ला। इसका सही उत्तर है सी, टॉयलेट क्ला। प्रश्न 24, जली स्तनधारियों या एक्वेटिक मैमल के जो श्वसन अंग हैं वो इनमें से कौन से हैं? ऑप्शंस हैं पहला गिल, दूसरा एयर सैक, तीसरा त्वचा, और चौथा है फेफड़े या लंग्स। इसका सही उत्तर है डी, फेफड़े या लंग्स। प्रश्न क्रमांक 25, जली स्तनधारी जंतु या एक्वेटिक मैमल ये होते हैं, कैसे होते हैं ये बताना है। ऑप्शन है विविपेरस या शिशुओं को जन्म देने वाले, दूसरा ओविपेरस या अंडे देने वाले, तीसरा ओवोविविपेरस, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विविपेरस या शिशुओं को जन्म देने वाले। प्रश्न क्रमांक 26, जली स्तनधारी जंतु या एक्वेटिक मैमल में कौन सी रचना अनुपस्थित होती है? और ऑप्शन है बाल, बाल माने हेयर्स, दूसरा बाह्य कर्ण या एक्सटर्नल पिन्ना, तीसरा स्वेट ग्लैंड या पसीने की ग्रंथि, और चौथा है ये सभी। इसका सही उत्तर है डी, सभी, अर्थात उनमें हेयर्स, एक्सटर्नल पिन्ना और स्वेट ग्लैंड ये सभी की सभी रचनाएं अनुपस्थित होती हैं।
प्रश्न क्रमांक 27, जलीय स्तनधारी जंतु का रूपांतरित अग्रपाद क्या कहलाता है? उसका जो फोर लिम्ब है वह जब मॉडिफाई हो जाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं फ्लूक्स, दूसरा फ्लिपर, तीसरा ब्लबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी फ्लिपर। प्रश्न 28, जलीय स्तनधारी जंतु का रूपांतरित पूंछ यह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं फ्लूक, फ्लिपर्स, कॉर्डल फिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए फ्लूक्स। प्रश्न 29, ब्लू व्हेल के ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है? ऑप्शंस हैं दांत, दूसरा बैलिन प्लेट, तीसरा टस्क और चौथा है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है बैलिन प्लेट, क्योंकि ब्लू व्हेल में दांत नहीं पाए जाते हैं और ऊपरी जबड़े पर, जैसे मान लें ये ब्लू व्हेल का ऊपरी जबड़ा है, तो ऊपरी जबड़े से कंघी के आकार की ये रचना लटकी हुई होती है और इसी रचना को कहा जाता है बैलिन प्लेट। प्रश्न 30, इनमें से कौन जलीय स्तनधारी जंतु गंगा नदी में पाई जाती है? और उदाहरण है प्लेटेनिस्टा, डेल्फिनस, किलर व्हेल या नॉर्थ व्हेल। और सही उत्तर है ए प्लेटेनिस्टा। इसी को गंगा व्हेल भी कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन, इसको गंगा डॉल्फिन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 31, इनमें से कौन उड़ने वाला स्तनधारी जंतु या फ्लाइंग मैमल है? ऑप्शंस हैं पिजन या कबूतर, ड्रैको, एक्सोसीटस और चौथा है बैट या चमगादड़। तो इसका सही उत्तर है डी बैट या चमगादड़। प्रश्न क्रमांक 32, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? और ऑप्शन है चमगादड़ या बैट, दूसरा कबूतर या पिजन, तीसरा ड्रैको, चौथा है ड्रैगन फ्लाई। इसका सही उत्तर है ए चमगादड़। प्रश्न क्रमांक 33, चमगादड़ अंधेरे में रास्ता खोजने और उड़ते समय शिकार ढूंढने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं ए इंफ्रासोनिक साउंड, बी अल्ट्रासोनिक साउंड, तीसरा सुपरसोनिक साउंड और चौथा है हाइपरसोनिक साउंड। इसका सही उत्तर है बी अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये थे ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो सेक्शन ए में प्रश्न 1 के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन ए का प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये इस तरह से हैं, प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक होंगे और 5 प्रश्न हल करने होंगे। इस तरह इस प्रश्न में कुल 20 अंक होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे वो सभी यूनिट को मिला करके आएंगे, इसलिए सभी यूनिट से प्रश्नों को सम्मिलित करना आवश्यक है। ये प्रश्न इस तरह से हैं। पहला, मिलर एवं यूरे के प्रयोग को समझाइए। जहां पर एक्सप्लेन शब्द आएगा वहां पर को आधे पेज या एक पेज में उस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में 4 अंक हैं, इसलिए यह प्रश्न अपेक्षाकृत बड़ा होगा। दूसरा, बिग बैंग हाइपोथेसिस या परिकल्पना को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 3, अकशेरुकी और कशेरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में अंतर को समझाइए। चौथा, द्विनाम एवं त्रिनाम बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5, गोर्गोनिया के प्रमुख लक्षण को समझाइए या लिखिए। प्रश्न 6, मोलस्का में ऐंठन या टॉर्सन से लाभ एवं हानि को समझाइए। प्रश्न 7, मछलियों में मरमेड पर्स को समझाइए। प्रश्न 8, एक्सोलॉटल लार्वा का महत्व समझाइए। यह नियोटेनी से संबंधित है, तो एक्सोलॉटल लार्वा का महत्व आपको
बताना पड़ेगा, उसका चित्र भी बनाना पड़ेगा। प्रश्न 9, सर्प में विष उपकरण पॉइजन अपरेटस को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। प्रश्न 10, आर्क्योप्टेरिक्स के महत्वपूर्ण लक्षणों को समझाइए। तो यहाँ पर आपको आर्क्योप्टेरिक्स के रेप्टिलियन कैरेक्टर और एवियन या बर्ड के कैरेक्टर को लिखना होगा। प्रश्न 11, उड़ानहीन या फ्लाइटलेस पक्षियों की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 12, अंडे देने वाले स्तनी जैसे डक बिल प्लेटिपस को समझाइए। प्रश्न 13, फ्लाइंग मैमल या चमगादड़ के लक्षण लिखिए। प्रश्न 12, जलीय स्तनी या एक्वेटिक मैमल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 13, एनाड्रोमस एवं कैटाड्रोमस माइग्रेशन को समझाइए, इसे उदाहरण सहित समझाना है। ये कुछ सामान्य से प्रश्न हैं जो सेक्शन ए के प्रश्न क्रमांक 2 पर ये पूछे जाते हैं। ये प्रश्न मार्गदर्शन के लिए है, इसे कदापि ये न समझें कि परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। अब हम आते हैं सेक्शन बी। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह से हैं, ये यूनिट वाइज पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कुछ सैंपल के रूप में हमने यहाँ पर दिया है, ध्यान रखेंगे। ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं ये उनके सैंपल क्वेश्चन हैं। इसके अलावा भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये प्रश्न इस तरह से हैं। यूनिट 1 में क्वेश्चन 1, जीवन की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। क्वेश्चन 2, पोषण की प्रक्रिया का विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्णन शब्द आ रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप, निबंधात्मक होगा। और हर प्रश्न में 10 नंबर होंगे। तो यदि मान लीजिए यूनिट 1 में कोई 2 प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों में से किसी एक प्रश्न को, जिसे आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, आप उसका चयन कीजिए, उसे लिखिए। अब हम आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्वेश्चन 1, कोरल क्या है, कोरल निर्माण विधि तथा कोरल के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, ऐंठन या टॉर्शन क्या है, मोलस्का में ऐंठन का विकास का विस्तार से अध्ययन कीजिए। ऐंठन का विस्तार से, ध्यान देंगे ये विकास नहीं होगा, ऐंठन का विस्तार से अध्ययन वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, मछलियों में पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर का वर्णन कीजिए। यूनिट 3 प्रश्न क्रमांक 1 ये होगा, एम्फीबिया में पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, नियोटेनी क्या है, एम्फीबिया में नियोटेनी का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, विषैले और विषीण सर्प, वेनेमस एंड नॉन वेनेमस सर्पों की पहचान करने की विधि का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन 4, विषैले सर्प द्वारा दंशन विधि या बाइटिंग मैकेनिज्म का वर्णन कीजिए। तो इसी तरह यूनिट 3 में भी कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों के अलावा भी प्रश्न हो सकते हैं, तो उन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा। अब हम आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, पक्षियों में उड़ान अनुकूलन या फ्लाइंग एडाप्टेशंस का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, मोनोट्रिम्स क्या हैं, अंडे देने वाले स्तनियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, पक्षी उन्नत सरीसृप या बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं, इसका वर्णन कीजिए। और प्रश्न 4 हैं, जलीय स्तनियों या एक्वेटिक मैमल्स के प्रमुख लक्षण लिखते हुए उदाहरण सहित उनका वर्णन कीजिए। तो इस तरह जो सेक्शन बी होगा उसमें हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा। इस तरह आपको बी सेक्शन में से 4 प्रश्न हल करने होंगे
और प्रत्येक प्रश्न में चूंकि 10 नंबर हैं, इसलिए इस भाग में कुल 40 नंबर होंगे। ये सभी सैंपल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी आपको प्रश्नों को तैयार करना चाहिए। ये सारी जानकारी हुई महत्वपूर्ण प्रश्नों और प्रश्न पत्र की रचना के अनुसार से। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप इनकी तैयारी करते हैं तो परीक्षा में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक बात याद रखें, अच्छा स्कोर करने के लिए पूरे पाठ्यक्रम का विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है। अंत में मैं आप सभी को यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।